Hello students, today I am in front of you with a new topic that is related to class 9 and the name is constitutional design. So today we are discuss about constitutional design. Here are two examples in this chapter, two examples of two countries. First is related to South Africa and another is related to our country India. So students, due to COVID-19, the CBSE have deleted topic that is the democratic constitution in South Africa. This topic is deleted by CBSE due to COVID-19. So we are just see what was happened in South Africa, and after that we all continue our topic that is related to India. So students, here I want to tell that in South Africa there is a racial type of discrimination. वहां पे क्या था, नस्ल को लेकर, कलर को लेकर वहां पे प्रॉब्लम्स थी, डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम हुई बिटवीन two group of people, that is the black and white. Okay, so there is a struggle against apartheid. Apartheid Russell Brooks को related है, मैंने आपको बताया ही कि वहां पे black and white के बीच में struggle था. That's why it has done. Next is towards new constitution. बाद में काफी स्ट्रगल के बाद, काले और गोरों के काफी स्ट्रगल के बाद, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन की बात साउथ अफ्रीका में हमें देखने को मिलती है. ओके, सो आफ्टर एट लास्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड एंड साउथ अफ्रीका इन प्रेजेंट नाउ इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके, नाउ वी विल डिस्कस our country India. We will take the example of our country India. So first topic is, why do we need a constitution? Constitution की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? Why do we need a constitution? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम थी, फिर दोनों ग्रुप के लोगों ने आपस में बैठकर एक रजामंदी की कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. दोनों ही पार्टीज के लोगों ने आपस में मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और एक कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसी के अकॉर्डिंग स्मूथली पूरी कंट्री रन करने लगे. सो वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज अब आप ये समझें, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं अपने स्कूल का, अगर कुछ नियम कायदे कानून हमारे स्कूल में ना हो तो क्या हमारा स्कूल अच्छे से फंक्शन कर सकता है? मे बी कर सकता हो, बट इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज विदाउट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन नोबडी कैन वर्क. कोई भी काम नहीं हो सकता है. सो दैट्स वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की. बिकॉज यू ऑल नो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का एक पुलिंदा है, नियमों की एक किताब है जिसमें सारे नियम कानून हमें लिखे गए हैं. और इसे लिखा कौन है? हमारे ही कंट्री के वो सभी लोग जो कि एजुकेटेड थे, डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते थे, और वो सारी पर्सनालिटीज अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स थे. सो स्टूडेंट्स, हियर वी विल सी कॉन्स्टिट्यूशन generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people. अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमारे बीच में क्या हो? कोऑर्डिनेशन हो. बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है. स्कूल में अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर आपके क्लासमेट्स के साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो अगर मान लीजिए आप एक दिन एब्सेंट होते हैं या 2 दिन एब्सेंट होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका वर्क कैसे कंप्लीट होगा. तो इसके लिए बहुत जरूरी क्या है कि आपके बीच में कोऑर्डिनेशन हो. स्कूल की अगर बात करें तो प्रिंसिपल टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए,
और बिना इस कोऑर्डिनेशन के स्कूल अच्छे से स्मूथली नहीं रन कर पाएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या होता है, हम एक कोऑर्डिनेशन को जनरेट करने की बात करते हैं, एक ट्रस्ट, एक विश्वास जो है लोगों के बीच में उसको जनरेट करने की बात करते हैं। और ये कैसे हो सकता है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नियमों के आधार पे, क्योंकि वही नियम क्या करेंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे अगर किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है तब। ओके, नेक्स्ट इज इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड। साथ में ये भी बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि कैसे गवर्नमेंट वर्क करेगी। मीन्स गवर्नमेंट का वर्क भी स्पेसिफाई करता है कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, जो भी नियम है उन नियम के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट को चेंजेस लाने होंगे। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है लाइक अ डिक्टेटरशिप कि हमने कह दिया कि आज से टैक्सेस क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे 10% इंक्रीज कर जाएंगे। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसके लिए प्रॉपर चैनल है और इस प्रॉपर चैनल के थ्रू ही ये जो भी हमारे ऊपर न्यू रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं वो इंप्लीमेंट किए जाते हैं विद अ प्रॉपर चैनल। ओके, नेक्स्ट इज इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट जो होती है, जो सरकार है, उसकी भी पावर को क्या करता है, कम करता है। उसकी एक लिमिटेशन बताता है, एक लिमिट बता देता है कि आपकी पावर यहां तक है, आगे पावर अगले के भी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे लेंगे फंडामेंटल राइट्स का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, जिसमें हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। इसके विषय में आप सबने लास्ट क्लासेस में देखा होगा। सो देयर वर 6 फंडामेंटल राइट्स, लाइक आई विल टेक सम एग्जांपल्स, लाइक राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। अब कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि हम सभी क्या हैं, समान हैं, इक्वल हैं। अब अगर कोई भी ऐसा लीडर जो हिंदू हो तो वो हिंदुज्म को नहीं बढ़ावा दे सकता है। अगर कोई मुस्लिम है तो वो इस्लाम को बढ़ावा नहीं दे सकता है। अगर वो सिख है तो वो सिख को बढ़ावा नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि एवरीवन इज इक्वल बाय द लॉ, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सो एवरीवन इज इक्वल। अब वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी क्रीड से बिलोंग करता हो, किसी भी रैशल ग्रुप से बिलोंग करता हो, या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, या किसी स्पेशल स्टेट से ही क्यों ना बिलोंग करता हो, एवरीवन इज इक्वल बाय द लॉ। तो वैसे ही गवर्नमेंट की भी लिमिटेशन है कि गवर्नमेंट इन फंडामेंटल राइट्स को बायकॉट नहीं कर सकता है, इनको नजरअंदाज नहीं कर सकता है, अनदेखी इन फंडामेंटल राइट्स की गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, सारी चीजें स्मूथली ऑन द वे चलती रहे, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी टाइप की कोई भी इनइक्वालिटी हमें देखने को ना मिले, इसलिए बहुत जरूरी क्या है कि हमारे कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, और कॉन्स्टिट्यूशन के ही थ्रू हमारी कंट्री में हार्मनी, हमारे कंट्री में ब्रदरहुड, भाईचारा ये इस्टेब्लिश रह सकता है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के इट्स नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक अनदर टॉपिक, दैट इज द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमने कब से वर्क करना स्टार्ट कर दिया, या ये भी कह सकते हैं कि कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करने के लिए हमारे दिमाग में आइडिया आना स्टार्ट हुआ, हमारे कंट्री के लोगों ने इसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। सो वी विल स्टार्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। हम लोग आजादी से पहले की अगर बात करें तो इन ईयर 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा नहीं है कि 1946 में जब हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करने के लिए, तभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने सोचा, ऐसा नहीं है।
हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कब से सोचना स्टार्ट कर दिया था? बिफोर द इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले ही हमने एक ऐसे संविधान की रचना के विषय में सोच लिया था जिससे कि कंट्री का डेवलपमेंट चारों दिशाओं से हो, एक सिंगल पर्सन जो बॉटम का है उसका भी क्या हो, डेवलपमेंट हो, उसका भी विकास हो। नेक्स्ट इज इन ईयर 1931 कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 12th ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। मीन्स 1931 कराची सेशन जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, वो कैसा होगा, इसके बारे में हमने वहां पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया था। सो हियर स्टूडेंट आई वांट टू टेल दैट वी ऑल वर्क फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द इंडिपेंडेंस। आजादी से पहले ही हमने इसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट इज इंस्पायरेशन। अब हमने कहीं से इंस्पायरेशन लिया, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति ने से हमने कुछ इंस्पायरेशन मिले, कुछ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में जो है हमें इंस्पायरेशन मिले। बिल ऑफ द राइट्स इन द यूएस से हमें कुछ इंस्पायरेशन मिले, और सोशलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट मिला फ्रॉम द रेवोल्यूशन इन रशिया में जो रेवोल्यूशन हुई उसके थ्रू हमें ये इंस्पायरेशंस मिले। सो वी ऑल सी दैट बिफोर द इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले ही हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था, और इसे हमें कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे बनाना है, इसके बारे में डिस्कशन हमने स्टार्ट कर दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, आजादी के पहले का नहीं है, आजादी के बाद का नहीं है, आजादी के पहले से ही हम लोगों ने इस बारे में डिस्कशन करना या सोचना स्टार्ट कर दिया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो हियर आई वांट टू टेल द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन was done by an assembly of elected representatives called the कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो सारे मेंबर्स एक जगह पे इकट्ठे हुए और उन्होंने ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो असेंबली, वो स्थान या वो प्रॉपर प्लेस जहां पे हम सभी लोग बैठकर या जो भी सेलेक्टेड पर्सन है वो सभी बैठकर एक ड्राफ्ट करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेंगे, नियमों के बारे में सोचेंगे, लिखेंगे। दैट प्लेस नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और वो क्या कहलाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विल सिट टुगेदर एंड दे ऑल मेक अ लॉ, दैट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके स्टूडेंट्स, इन जुलाई 1946 इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहां पे मैं आपको बताऊं इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946 एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। तो दिसंबर 1946 में इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो स्टार्ट हुई एंड दैट इज हेडेड बाय द राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद जी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ही वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके स्टूडेंट्स, अगेन आई वांट टू टेल हियर दैट बिफोर इंडिपेंडेंस या आजादी के समय ही हम देखें कि हमें क्या हुआ, एक बहुत बड़ा दर्द झेलने को मिला, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हम इसे कह सकते हैं देखने को मिली। दैट वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत का विभाजन बड़ा ही कष्टकारी था सभी भारतीयों के लिए। जो आज पाकिस्तान में बसते हैं उन सभी भारतीयों के लिए भी बहुत ही कष्टकारी समय था। और जब भारत का विभाजन हुआ उसके साथ ही साथ क्या हुआ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी
दैट इज ऑल्सो, उसका भी हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जो पाकिस्तान के मेंबर्स थे, जो प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में रहने वाले लोग थे या रहने वाले मेंबर्स थे, उन लोगों ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा और पाकिस्तान चले गए, और उसमें से जो बचे हुए लोग थे, दे हैव रिटन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि आफ्टर पार्टीशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ओके, असेंबली अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने अडॉप्ट किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इन इफेक्ट ऑन 26 नवंबर 1950। और जो भारतीय संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को हमारे कंट्री में इफेक्ट हुआ, लागू किया गया। नेक्स्ट इज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड ऑन। और सबसे पहले जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया गया वो क्या था, वो यह था कि जो भी इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो भी नियम हैं, उसके बारे में सर्वसम्मति के साथ, सभी की सहमति के साथ हमने उसको बनाया और उस पे सभी क्या हुए, एग्री हुए, और फिर उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वर्क होना स्टार्ट हुआ। Then Dr. Bhimrao Ambedkar prepared a drafted constitution for discussion। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया, तो उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ये सारा कुछ डिसाइड हुआ कि अब हम इस पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगर कहीं पे भी किसी को कुछ लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम्स को भी हम दूर करने की यहीं पे कोशिश करेंगे। So students, here I want to tell that more than 2000 amendments were considered। मीन्स डिस्कशन के समय, डिस्कशन के बाद यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि मोर देन 2000 से भी ज्यादा सुधार, अमेंडमेंट्स हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था। और उसी की वजह से आज हम ये देखें तो भारत का जो संविधान है विश्व में सबसे बेहतर संविधान इसे माना जा सकता है और माना भी जाता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इस संविधान के थ्रू ही आज हम अगर देखें तो भारत विश्व में सर्वप्रथम, क्या कह लीजिए, सर्वश्रेष्ठ बनने की दिशा में आगे की ओर अग्रसर है। अब स्टूडेंट्स, मैं कुछ ऐसे लीडर्स के आपको नाम बता दूं, कुछ ऐसे डिफरेंट फील्ड्स के जो भी सेलिब्रिटीज कह सकते हैं, सेलिब्रिटीज नहीं कह सकते, एक्सपर्ट हम कहें कि डिफरेंट फील्ड्स के जो एक्सपर्ट थे, जो उस फील्ड से रिसर्चर्स थे, जो मतलब उस फील्ड के ब्रिलियंट पर्संस थे, उन सभी लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उसमें कुछ लोगों के नाम मैं आपको बता दूं। कभी कभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट वाज द रोल ऑफ दैट सेलिब्रिटी और दैट पर्सन, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन होता है। सो फर्स्टली हियर आई वांट टू टेल दैट some leaders name or some writers name, they have written the Indian Constitution। उन लेखकों के बारे में, उन लोगों के बारे में यहाँ मैं आपको कुछ लीडर्स के नाम बताऊंगा कि जिन लोगों ने भारतीय संविधान को लिखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सो फर्स्टली आई वांट टू टेल कि सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हम जो उन्होंने योगदान दिया उसको नहीं भूला जा सकता है। वल्लभ भाई पटेल का भी नाम इसमें आता है। अबुल कलाम आजाद मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ही हैव आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी हमारे भारतीय संविधान के एक प्रमुख अंग थे। उन्होंने भी अपनी बातें यहाँ पे बताई। टी कृष्णाचारी का नाम, दुर्गाबाई देशमुख जी का नाम, राजेंद्र प्रसाद जी को मैं बता ही चुका हूँ, जयपाल सिंह जी, HC मुखर्जी जी, बलदेव सिंह, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सरोजिनी नायडू। और मैं आपको बता दूं, among the foremost women leaders in the Congress, later गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का भी वो पार्ट थी, और वो क्या थी, राइटर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। नेक्स्ट इज सोमनाथ लहरी,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भीमराव अम्बेडकर जी तो थे ही थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुखर्जी। तो दीज आर द सम नेम्स। बहुत नाम हैं जिन्हें याद रखना बड़ा ही मुश्किल है। तो ये सब ऐसे सेलिब्रिटीज थे, ऐसे लीडर्स थे, ऐसे अगुआ थे जो आज के भारत को बनाने में उन्होंने अपना बहुमूल्य महत्वपूर्ण योगदान हमें दिया है। So students, here I want to tell that we have completed one example of South Africa. After that, why do we need a constitution? And then after we will see the Constituent Assembly and also the making of the Indian Constitution. Next, I want to tell that one or two topic is left. When we all meet in next video, we all see that topic. That topic is related to preamble. भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी कह सकते हैं, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे हम कहीं कहते हैं। एंड ऑल्सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो आई थिंक 2 topics are left. When we all meet in next video, we will discuss these 2 topics. Firstly, we all discuss about the preamble of our Indian Constitution. वहां पे जो भी पॉइंट्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर वी आल डिस्कस द अनदर टॉपिक दैट इज द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बट आई वांट टू टेल दैट अर्लियर आई हैव प्रोवाइडेड यू नोट्स, so you must complete your notes, and very soon I will provide you multiple choice questions or one word question. It is important for your new education policy, जो नई शिक्षा नीति आई है उसके लिए भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगी। So students, please complete that questions that I have provided you. That is the very short answer or multiple choice questions. Okay. That was your also homework, वो आपका होमवर्क भी होगा। So you all complete. Okay, thank you students.